स्टार्ट कर देंगे। तो चलो भाई, अब आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर फोकस करते हैं। तो भाइयों और बहनों, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसको हम देखें तो ये ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से होता है। कौन कौन से 3 तरीके हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है? अगर इसको हम देखें तो अब देखो, ब्लड वेसल में होता क्या है, जैसे ये सेल्स हैं, टिश्यू लेवल के सेल्स एट टिश्यू लेवल। यहां इन सेल्स के बीच का जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है भाइयों, उस इंटरस्टिशियल स्पेस से ब्लड वेसल्स गुजरती हैं। तो दीज आर सेल्स एट टिश्यू लेवल, और इंटरस्टिशियल स्पेस से जो ब्लड वेसल्स गुजरती हैं, ये सपोज ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में क्या होता है? ब्लड वेसल में होता है आरबीसी, और आरबीसी किस में तैर रहा है बताइए? प्लाज्मा में। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भाइयों 3 तरीके से होता है। कौन से 3 तरीके से? सबसे पहले तो 5 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आपने सुना होगा 7% डिजोल्व इन प्लाज्मा होती है। पहले तो दूसरे जितना पढ़ाते हैं उतना बता देता हूँ। करीब 23% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ती है और क्या बनाती है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इसके अलावा प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं ना, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, उनमें भी अमाइनो ग्रुप होता है, तो उनके साथ मिलकर बनाती है कार्बामिनो एल्बुमिन, कार्बामिनो ग्लोबुलिन, ये सब बनाती है। ठीक है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? कार्बामाइनो कंपाउंड्स। तो हालांकि ये कार्बामाइनो कंपाउंड्स जो हैं, ये सिर्फ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ही नहीं है, और भी हैं, लेकिन 23% ऐसे जाती है, और 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर प्लाज्मा में 7% ही क्यों डिजोल्व होती है? इतना सब पढ़ा देते हैं और कह देते हैं याद रख लो, 7% डिजोल्व इन प्लाज्मा, 23% कार्बोमिनो कंपाउंड, 70% बाइकार्बोनेट। और अगर पूछा जाए मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, तो आंसर लगा के आ जाना बाइकार्बोनेट। मैंने बस इसके आगे वाई लगा दिया कि क्यों 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। 69 क्यों नहीं होती? 71 क्यों नहीं होती? 35 क्यों नहीं होती? 100 क्यों नहीं होती? 7% ही प्लाज्मा में क्यों डिजोल्व होती है? ये 7 क्यों है? ये 4 क्यों नहीं है? ये 8 क्यों नहीं है? ये 50 क्यों नहीं है? ये 7 ही क्यों है? फिर दूसरा, कार्बामिनो कंपाउंड के फॉर्म में 23% होती है, ये 23 ही क्यों है? ये 13 क्यों नहीं है? 13 क्यों नहीं है? ये 53 क्यों नहीं है? ये 25 क्यों नहीं है? ये 65 क्यों नहीं है? 75 क्यों? ये 7 ही क्यों है? ये 23 क्यों है? और ये 70 ही क्यों है? तो जहां दूसरे खत्म होते हैं वहां से हम शुरू होंगे। हम देखते हैं कि ये 7 क्यों है, 23 क्यों है और ये 70 क्यों है। ठीक है। तो 7% इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा, वो इसलिए है क्योंकि जब गैस कोई भी चढ़ती है ब्लड के अंदर, तो सबसे पहले वो किस में जाके डिजॉल्व होना चाहती है? प्लाज्मा में। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन तो 3% ही डिजॉल्व हो पाती है प्लाज्मा में, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है वाटर में। ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, वो 7% तक डिजॉल्व हो जाती है। अब 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो गई भाइयों, इसी के साथ प्लाज्मा हो गया है सैचुरेटेड। जब 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है, तो इसके साथ ही प्लाज्मा जो है वो सैचुरेट हो जाता है। अब और कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व नहीं हो सकती। तो आपको समझ में आया ये 6 क्यों नहीं है? क्योंकि जब 7 हो सकती है तो 6 क्यों होगी? तो 7 मैक्सिमम जितनी हो सकती होती होगी ना। ये 8 क्यों नहीं है? ये 8 इसलिए नहीं है क्योंकि 7% के बाद प्लाज्मा सैचुरेट हो गया, इसलिए ये 7 है, 6 या 8 नहीं है। समझ में आया? तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है। अगली करीब 20 to 23% कार्बन डाइऑक्साइड अब किसमें घुसेगी? आरबीसी में। जैसे ऑक्सीजन घुसती है ना आरबीसी में, तो आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ जब जुड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। तो 22-23% ही क्यों बनता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन? क्योंकि दोस्तों इतना ही हीमोग्लोबिन फ्री है, बाकी से तो ऑलरेडी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को हटाकर हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ सकती। कुछ याद आया? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो एफिनिटी है वो कम है हीमोग्लोबिन की तरफ एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और 3 सीटों पर तो ऑलरेडी सवारियां बैठी हैं। 3 सीटों पर एक ही सवारी तो सीट खाली हुई है, एक ही सवारी तो उतरी है यहाँ से, एक ही ऑक्सीजन तो उतरती है नॉर्मली। तो सवारियों को हटाकर तो कार्बन डाइऑक्साइड बैठ नहीं सकती, तो एक सवारी की सीट खाली है तो एक सवारी यहाँ बैठ जाती है। याद कीजिए, 97% सैचुरेशन था, वो गिर के 75% रह जाता है। तो 22% कार्बन डाइऑक्साइड यहां जुड़ गई, और 1% ना प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करती है। प्लाज्मा में एल्बुमिन वगैरह है ना, वो भी तो प्रोटीन है। तो
उनके भी अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ती है। तो कार्बामिनो एल्बुमिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, लेकिन मेनली कार्बामिनो हीमोग्लोबिन होता है, थोड़ा बहुत कार्बामिनो ग्लोबुलिन, कार्बामिनो एल्बुमिन ये भी बनता है। तो इस तरह से 1%, तो टोटल 23% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ने में या प्रोटीनों से जुड़ने में सफल हो जाती है। देखो ऑक्सीजन का तो खेल बड़ा सिंपल था, 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व होती थी, याद करो, और 97% आकर हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती थी, आरबीसी से आ जाती थी। 3% प्लाज्मा में, 97% आरबीसी में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फंस गई, क्यों? क्योंकि 7% प्लाज्मा में तो डिसॉल्व हो गई, लेकिन आरबीसी 22-23% से ज्यादा नहीं कैरी कर पाया। बताओ क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास सीट खाली नहीं थी, ऑक्सीजन ने छोड़ी ही नहीं। इसलिए आपको समझ में आया कि ये 7% ही क्यों है? आई होप आ गया होगा। अच्छा, ये 23 ही क्यों है बताओ? ये 33 क्यों नहीं है? अरे क्योंकि इतना हीमोग्लोबिन खाली, 97 93 क्यों नहीं है? क्योंकि इतना हीमोग्लोबिन खाली नहीं है। तो जितना खाली उतना तो जुड़ सकता है। अच्छा, 13 क्यों नहीं है? क्योंकि जब 23% खाली है तो 13 क्यों होगा? इसलिए 23% ही कार्बामिनो कंपाउंड के फॉर्म में जाती है। 23 से कम क्यों नहीं जाती? समझ में आया? क्योंकि पहले प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है, उसके बाद बची हुई आरबीसी में घुसती है, तो आरबीसी में 23% आके हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, 22 और 1% यहाँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड 30% कार्बन डाइऑक्साइड का जुगाड़ हो गया। कैसे जाएगी? उसका जुगाड़ हो गया। लेकिन मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी फंसी हुई है। कितनी? 70%। इसका जुगाड़ नहीं हो पाया, क्योंकि दो ही तरीके होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के, या प्लाज्मा से और आरबीसी से। तो ऑक्सीजन का तो जुगाड़ सिंपल था, क्योंकि इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है। तो 3% प्लाज्मा में और 97% आरबीसी से चली गई ऑक्सीजन, तो है ना, लंग्स वाले एरिया से। लेकिन इधर जब टिश्यू लेवल से कार्बन डाइऑक्साइड की बात आई तो कार्बन डाइऑक्साइड फंस गई। क्यों? 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व हुई, लेकिन हीमोग्लोबिन में जगह ही नहीं थी, बस भर गई, खाली जगह नहीं है इतनी, 23% ही जुड़ी। तो इसलिए बची हुई 70% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए भगवान ने आरबीसी के अंदर एक एंजाइम दिया, कार्बनिक एनहाइड्रेज। वैसे तो ये एंजाइम प्लाज्मा में भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है। मेनली ये एंजाइम कहाँ मिलता है बताइए? आरबीसी में मिलता है, कार्बनिक एनहाइड्रेज। इसमें जिंक होता है, जिंक कंटेनिंग एंजाइम है ये एंजाइम प्लाज्मा में भी है पर बहुत कम है, इसलिए वहां इसकी प्रेजेंस इनसिग्निफिकेंट है और कुछ खास नहीं कर पाती। लेकिन आरबीसी के अंदर जो कार्बनिक एनहाइड्रेज है वो क्या करता है पता है? अब जो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में आ रही है, बची हुई 70%, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में, कार्बनिक एनहाइड्रेज रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? H2CO3। ये वाला रिएक्शन भाइयों बहनों आरबीसी में ही चलता है, प्लाज्मा में ये नहीं चलता, क्योंकि प्लाज्मा में कार्बनिक एनहाइड्रेज ऑलमोस्ट एब्सेंट है, बहुत ही कम है, मतलब है लेकिन बहुत कम। समझ में आई बात? तो ये आरबीसी में चलता है ये रिएक्शन। तो इसी के बेस पे हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? चलिए, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पढ़ाने के लिए, यहाँ देखिए मैंने पूरे के पूरे यहाँ पे स्क्रीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ मैंने बनाया है टिश्यू लेवल, और दूसरी तरफ मैंने बनाए हैं लंग्स। तो दोस्तों ये है टिश्यू लेवल, और ये रही आपकी ब्लड कैपिलरी। और इस तरफ ये भी ब्लड कैपिलरी है। अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने स्क्रीन को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। इस तरफ ये टिश्यू लेवल है, ये हमारे टिश्यू लेवल के सेल्स हैं, जहां पर PCO2 कितना होता है देखिए, 46 mmHg। ठीक है, तो जब ब्लड टिश्यू लेवल पे पहुंचता है, जब ब्लड टिश्यू लेवल पे पहुंचता है तो वो O2 दे देता है और CO2 ले लेता है। ठीक है, तो टिश्यू लेवल पे ब्लड O2 देता है, CO2 लेता है। फिर जब यही ब्लड लंग्स में पहुंचता है, जब यही ब्लड लंग्स में पहुंचता है तो यहाँ पे काम उल्टा होता है, ये CO2 दे देता है और O2 ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे काम उल्टा होता है, यहाँ पर ये CO2 दे देता है एल्वेलाई को, और एल्वेलाई से O2 ले लेता है। तो यहाँ पे CO2 लोड होती है, O2 अनलोड होती है। ठीक, यहाँ पे CO2 अनलोड होती है और O2 लोड होती है। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ब्लड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ब्लड में हम रिएक्शंस के साथ इसको पढ़ेंगे, जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं उस तरीके से। इसमें O2 और CO2 दोनों को हम देख लेंगे। तो हमारी फिल्म का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ब्लड। जैसे कोई भी फिल्म शुरू होती है तो उसके हीरो हीरोइन कौन कौन है उनके बारे में बात होती है, तो वही बात हम यहाँ कर रहे हैं।
हमारी जो फिल्म है ये आरबीसी है जैसे, और ये क्या है बाहर, ये है प्लाज्मा। तो हमारी फिल्म का जो हीरो है वो कौन है, ये तो आपको पता ही है। हमारी फिल्म का हीरो है हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी के अंदर रहता है। ठीक है। हमारी फिल्म की जो मेन हीरोइन है वो कौन है, ऑक्सीजन। और जो वैम्प वाली हीरोइन है वो कौन है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इनके अलावा कुछ कैरेक्टर्स और हैं। एक कैरेक्टर है पोटेशियम आयन के+, ये ऑक्सीजन का भाई है, यानी हीमोग्लोबिन का साला। समझ में आई बात। और ये हीमोग्लोबिन को दहेज में मिला है, यानी जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना चाहती है, ये साले साहब भी साथ में आके चिपक लेते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है ना O2+Hb, तो पोटेशियम आयन भी इससे चिपके होते हैं। इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम ऐसे लिखते हैं KHbO2। हालांकि 4 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं ऑक्सीजन के, इसलिए KHbO2 लिखना चाहिए, पर इसको हम ऐसे लिख देते हैं KHbO2। ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला ये है, देखिए KHbO2, क्योंकि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन तो जुड़े हुए हैं, पोटेशियम आयन दहेज में मिले हैं साथ में। इनके अलावा आरबीसी में एक मौका परस्त बेपेंदे का लोटा एंजाइम है, कार्बनिक एनाइड्रेज, जो मौका देख के अपनी चाल बदल लेता है। कभी फॉरवर्ड चलेगा, कभी बैकवर्ड, बताएंगे कैसे। इसके अलावा बाहर प्लाज्मा में एक कपल है, मिस्टर सोडियम और मिसेस क्लोराइड, यानी NaCl। ये जो मिसेस क्लोराइड है, ये एक ऐसी कंपनी में काम करती हैं जिसका काम है ब्लड में आयनिक इक्विलिब्रियम बनाए रखना। और ये बहुत ही प्रोफेशनल फीमेल है। ये अपने काम के लिए अपनी फैमिली को भी मतलब लेस प्रायोरिटाइज कर देती हैं, इनके लिए काम पहले है। तो अगर इनको कभी काम के सिलसिले में या अपने प्रोफेशन के सिलसिले में सोडियम को छोड़ के जाना होता है, तो भी ये सोडियम को छोड़ के चली जाती है। तो ये NaCl एक कपल है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इनके अलावा एक और स्पेशल अपीयरेंस है जो बाद में आएगा, जैसे एक फिल्म देखने जाओ तो पता चलता है अच्छा एक हीरो और है इसके अंदर। ठीक है। तो वो दूसरा हीरो सलमान खान है, वो बाद में आएगा। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे हमारी फिल्म के। अब अपनी फिल्म स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, बातें तो बहुत हो गई। तो देखिए, जब ब्लड टिश्यू लेवल पे पहुंचता है, यानी कि यहाँ ये देखिए, इधर वाला स्क्रीन मत देखिए, बस आधा स्क्रीन देखिए इधर वाला। जब ब्लड टिश्यू लेवल पे पहुंचता है तो यहाँ क्या क्या पहुंचता है, देखो प्लाज्मा में क्या पहुंचता है, NaCl। आरबीसी में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है, और क्या बना हुआ है बताओ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके अलावा प्लाज्मा में एक चीज और है भाइयों बहनों, वो है डिजॉल्व ऑक्सीजन। कितनी, 3%। तो 3% ऑक्सीजन आप देखिए प्लाज्मा में है डिजॉल्व, और 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ जुड़ी हुई है, और क्या बना रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहां से हमारी पिक्चर शुरू होती है। स्टार्ट कर दें पिक्चर को। मुकेश को हम श्रद्धांजलि दे चुके हैं, सुनीता और मुकेश दोनों को, और अब पिक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ का एड भी आ चुका है, जनगण मन भी हो गया है। अब हम पिक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे जब टिश्यू लेवल पे ब्लड पहुंचता है, तो ब्लड में क्या क्या पहुंचता है बताओ टिश्यू लेवल पे। 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, और 97% ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो अब यहाँ पे O2 उतरने लगती है, ये देखिए, और CO2 चढ़ने लगती है, ये देखिए। 3% ऑक्सीजन सीधी टिश्यू लेवल पे उतर गई। यहाँ पे CO2 ज्यादा है, कितना है, 46। और इधर क्या चढ़ रही है, CO2 चढ़ रही है, 7% CO2। ये देखिए कहाँ आके, किसमें आके चढ़ गई, प्लाज्मा में डिजॉल्व हो गई। इसके बाद भाइयों बहनों प्लाज्मा हो गया सैचुरेट। तो 7% के बाद जो CO2 थी वो अब आरबीसी के अंदर घुसेगी, क्योंकि प्लाज्मा तो हो गया सैचुरेट, है ना। 7% CO2 प्लाज्मा में घुस गई। अब बची हुई जो CO2 थी वो किसमें घुसेगी, वो घुसेगी आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी के अंदर जब CO2 घुसती है तो बोहर इफेक्ट, CO2 जब अंदर आती है तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी कम हो जाती है, और कुछ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़कर अलग हो जाती है। सारी नहीं हो जाती, कुछ हो जाती है। जो हो जाती है उसी के रिएक्शंस हम यहाँ पर लिखेंगे। करीब 22% नॉर्मली ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है, और किसमें टूटता है बताइए, KHbO2 टूटेगा किसमें, KHb+O2। ठीक है। इधर जो CO2 अंदर आ रही है वो अंदर पाए जाने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बनिक एनाइड्रेज ये क्या बना लेती है, H2CO3। इधर भाइयों बहनों ये देखिए 22% ऑक्सीजन रिलीज हो गई है, 3% ये रही, 22% ये रही। तो ये ऑक्सीजन भी अब आरबीसी से प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से टिश्यू पर चली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि 25% के आसपास ऑक्सीजन टिश्यू लेवल पे रिलीज हो गई है। दिखाई दिया आपको, ऐसे बना देता हूँ, ये गई। तो 22% और 3%, 25%, और जरूरत पड़ेगी तो उससे भी ज्यादा। याद आया, ऑक्सीजन एक्सरसाइज के समय, है ना, वो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो जाती है। इधर CO2 H2 के साथ जुड़ रही है, और क्या बना रही है, H2CO3। सारी चीजें एक साथ हो रही हैं भाई। H2CO3 बनने के साथ ही टूटता है। जैसे H2CO3 बनता है, ये बनने के साथ ही टूटता है।
और ये टूटता है H+ और HCO3- में। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड लिए ये बाइकार्बोनेट आयन, देखिए ये करीब 70% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारे रिएक्शन एक साथ चल रहे हैं, मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूं आपको। ये जो आरबीसी में घुस रही है ये करीब 70% है भाइयों, और ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो आरबीसी में घुस रही है ये H2CO3 बनाती है, और उसके बाद टूटता है ये H2CO3 H+ और HCO3- में। और 70% कार्बन डाइऑक्साइड लिए ये बाइकार्बोनेट आयन। ये दोस्तों हमारा दूसरा हीरो है सलमान खान। लेकिन हमारे दूसरे हीरो को एक प्रॉब्लम है, वो पहली वाली हीरोइन यानी कि ऑक्सीजन के पीछे भागता है। तो ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड लिए बाइकार्बोनेट आयन को एक बीमारी है क्या, कि वो ऑक्सीजन के पीछे भागेगा। और आपने तो देखा ही कि ऑक्सीजन आरबीसी से निकल के बाहर जा रही थी, तो इसके पीछे पीछे ये बाइकार्बोनेट आयन भी आरबीसी से निकल के बाहर आ जाता है। कहाँ? प्लाज्मा में। जब बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में आता है आरबीसी से निकल के, तो इसकी वजह से आयनिक इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है भाइयों। आरबीसी के अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है और प्लाज्मा में नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, आरबीसी के अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो गया है ना, और कहाँ पे बढ़ गया? प्लाज्मा में बढ़ गया। हाँ, वैसे मैंने सरनेम नहीं लिखे थे, पर आप जानना चाहें तो सरनेम कुछ ऐसे हैं: हीमोग्लोबिन बच्चन, ऑक्सीजन राय, बाइकार्बोनेट खान। इतने काफी हैं कि और बताएं? चलो इतने काफी हैं। कुछ और कैरेक्टर भी हैं, इनके सरनेम आप मुझे सोच के बताना। तो ये बाइकार्बोनेट आयन को एक बीमारी है, ये ऑक्सीजन के पीछे पीछे आरबीसी से बाहर निकलता है। समझ में आई बात? तो जब ये आरबीसी के पीछे पीछे, ऑक्सीजन के पीछे पीछे आरबीसी से बाहर निकलता है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है। प्लाज्मा में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है ना, देखो, और आरबीसी में कम हो जाता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए काम कौन करती है? क्लोराइड। तो क्लोराइड सोडियम को बोलती है मुझे जाना होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम बिगड़ गया है। सोडियम के लाख मना करने के बाद भी क्लोराइड सोडियम को छोड़कर अलग हो जाती है, और अब NaCl टूट जाता है। किसमें टूटता है? Na+ और Cl- में। ठीक है, तो एक नेगेटिव चार्ज दोस्तों बाहर निकला है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा। तो क्लोराइड जो है, अब ये जो क्लोराइड है, क्योंकि बाइकार्बोनेट बाहर आया, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो क्लोराइड है वो आरबीसी के अंदर घुसती है। इस फेनोमेना को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना। ठीक है, ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। इधर बाइकार्बोनेट जो बाहर आया निकल के, ये घूम रहा था यहाँ। यहाँ कौन अकेला घूम रहा था? सोडियम, जिसे क्लोराइड छोड़ के जा चुकी थी। तो सोडियम ने बाइकार्बोनेट से पूछा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो प्लाज्मा में? तो बाइकार्बोनेट ने उसको कहा अरे भाई मेरा नाम बाइकार्बोनेट है, वो ऑक्सीजन आई थी ना यहाँ, वो कहाँ गई? तो बोला अच्छा तू उसके पीछे पीछे बाहर आया था। बोला हाँ, वो कहाँ गई? तो सोडियम ने कहा वो तो गई जहां उसे जाना था। कहाँ जाना था? टिश्यू लेवल पे। लेकिन तेरी इस बेवकूफी की वजह से जो तू बाहर निकल के आया ऑक्सीजन के पीछे पीछे, क्लोराइड भी गई इसे छोड़ के। ठीक है, तो ना तेरी इस बेवकूफी की वजह से क्लोराइड भी गई अंदर। तो दोनों दुखी हैं। सोडियम दुखी है कि क्लोराइड उसे छोड़ के चली गई है, बाइकार्बोनेट दुखी है कि ऑक्सीजन के पीछे पीछे बाहर आया था, ऑक्सीजन उसे नहीं मिली। तो दोनों दुखी दोस्त दोस्ती कर लेते हैं और बना लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आजकल सब बॉन्ड बन सकते हैं, कानून बदल रहे हैं। तो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड ये जो अंदर आई थी, ये देखिए ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रही और ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। ठीक है, ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सारे रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, मत भूलिए। इधर देखिए एक चीज और हो रही है, H2CO3 जब टूटा था तो H+ आयन रिलीज हुआ था। H+ आयन मतलब फ्री प्रोटॉन, और फ्री प्रोटॉन तो एसिडिटी फैलाएगा भाई। जो फ्री प्रोटॉन है वो तो एसिडिटी फैलाएगा। अच्छा बताओ बफर क्या होते हैं? बफर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं कि नहीं? तो ये फ्री प्रोटॉन या एसिडिटी फैला रहा है। इधर हीमोग्लोबिन दुखी है कि ऑक्सीजन से छोड़ के चली गई, KHB के फॉर्म में है ना ये, पर ये साले साहब यानी पोटेशियम आयन अभी भी चिपके हुए। तो हीमोग्लोबिन पोटेशियम को कहता है जब तेरी दीदी चली गई तो तू यहाँ क्या कर रहा है, तू भी निकल मेरे घर से। तो पोटेशियम कहता है नहीं नहीं जीजा जी, दीदी वापस आ जाएंगी, आप मुझे घर से मत निकालो। लेकिन हीमोग्लोबिन पोटेशियम को घर से बाहर निकल बाहर, और KHB टूट जाता है। किसमें टूटता है? K+ और HB। और ये दुखी हीमोग्लोबिन सोचता है
कि अब मेरी पर्सनल लाइफ तो कुछ रही नहीं, ऑक्सीजन भी मुझे छोड़ के चली गई है, मैं क्या करूं। देखता है कि ये फ्री प्रोटॉन यानी H+ आरबीसी के अंदर एसिडिटी फैला रहा है, तो ये कहता है कि मैं बफर बन जाऊंगा और मैं इस फ्री प्रोटॉन को यानी H+ आयन को अपने से जोड़ लूंगा, ताकि फिर कोई ऑक्सीजन किसी हीमोग्लोबिन को छोड़ के ना जाए, क्योंकि देखो एसिडिटी फैलती है तो O2 और Hb के बीच की एफिनिटी कम होती है ना, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और टूटेगा। अब इसका जरूरत नहीं है, जितना टूटना टूट गया। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये बफर की तरह एक्ट करता है और इस H+ को अपने साथ जोड़ लेता है, और जब ये हीमोग्लोबिन H+ को अपने साथ जोड़ लेता है तो H+ प्लस हीमोग्लोबिन ये मिलके बना लेते हैं HHB यानी हीमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है, तो ये बन गया HHB। ये सारी चीजें दोस्तों एक साथ हो रही हैं, हालांकि मैं एक एक करके बता रहा हूं। इधर ऑक्सीजन जो है उतर चुकी है, कितनी उतरी देखो 3 और 22 ऑक्सीजन उतर गई है। कार्बन डाइऑक्साइड चढ़ रही है, कैसे चढ़ी, 7% प्लाज्मा में चढ़ गई है, 70% ये रही इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, आरबीसी में घुसी है, फिर बाहर निकल के बाइकार्बोनेट के फॉर्म में यहाँ है। कितनी बच गई बोलो, 23%। तो 22-23% जो भी है, हम हीमोग्लोबिन की रिएक्शन लिखेंगे। वो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसी मौके के इंतजार में थी कि कब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ के जाए। कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है, पता है ना आपको, हालांकि ऑक्सीजन से कम है, और हीमोग्लोबिन यहाँ बफर बना घूम रहा है HHB। भले ही इसके इधर H+ आयन जुड़ गया है, पर इस तरफ अमाइनो ग्रुप तो खाली है ना इसका, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ सकती है। तो अब ये 23% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर घुसती है और हीमोग्लोबिन को HHB बना हुआ हीमोग्लोबिन जिसे H+ आयन जुड़ा हुआ है उसको कॉन्टेक्ट करती है। तो हीमोग्लोबिन कहता है बट मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि मेरे साथ H+ आयन पहले से जुड़ा हुआ है, डू यू स्टिल वांट टू बाइंड विद मी, H+ मेरे से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं आई हैव नो प्रॉब्लम्स, H+ तो इस तरफ जुड़ा है ना, इस तरफ का अमाइनो ग्रुप तो खाली है ना, तो मैं इधर जुड़ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि H+ जुड़े होने से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो इश्यूज, तो ये इस तरफ जुड़ जाती है और HHB के साथ जुड़कर ये क्या बना लेती है, ये बना लेती है HHbCO2 यानी कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। तो ये देखिए 22-23% जो भी है, थोड़ा बहुत एल्बुमिन ग्लोबुलिन भी बनते हैं बाहर, पर हम मेनली इसको दिखा रहे हैं। ये रही 23% कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये सारे रिएक्शन एक साथ चल रहे हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड चढ़ गई है, कितनी चढ़ी, 7% प्लाज्मा में, 70% ये रही बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और 23% ये रही कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ये क्लोराइड जो आई थी ना, ये अंदर अकेली घूम रही है, देखिए आपको ये क्लोराइड। और बताओ अंदर और कौन अकेला घूम रहा है, ये साले साहब। तो ये दोनों अकेले, हम अकेले, तुम दोनों यहाँ अकेले घूम रहे थे, ये दोनों भी दोस्ती कर लेते हैं और K+ और Cl भी जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, KCl। तो आप देखिए O2 अनलोड हो गई है, CO2 जो है वो लोड हो गई है ना, सारे जोड़े टूट गए हैं और ऊट पटांग जोड़े बन गए, है ना। सोडियम से क्लोराइड बिछड़ गई, ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन बिछड़ गया, या KCl बन गया, या HHbCO2 बन गया, कुछ भी हो रहा है, घोर कलयुग। और यही पिक्चर में इंटरवल हो जाती है। ये था दोस्तों बोहर इफेक्ट। अब इंटरवल के बाद हेल्डेन आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। ठीक है, ये इंटरवल तक सब गड़बड़ हो गया है यहाँ, है ना। अब देखो भैया, जो हमारा हीमोग्लोबिन था, ये HHbCO2 बन गया, KCl बन गया। तो अब ये टिश्यू लेवल से ब्लड लंग्स में पहुंचेगा, मतलब टिश्यू लेवल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा बताइए, हार्ट में, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में। तो जब ये ब्लड लंग्स में पहुंचेगा, और ये लंग्स के एल्वेलाई है, यहाँ पर PO2 ज्यादा है, कितना है 104, तो एल्वेलाई की दीवारों से जो पल्मोनरी कैपिलरी गुजरती है, ये तो सिस्टमिक कैपिलरी थी, ये पल्मोनरी कैपिलरी, यहाँ पर जब ये ब्लड पहुंचेगा तो देखते हैं यहाँ क्या क्या कौन कौन से रिएक्शन चलेंगे। तो देखें यहाँ से यहाँ क्या क्या पहुंचता है। एक तो देखो ये पहुंचता है यहाँ, ये दिखा आपको बाइकार्बोनेट। पहले देखते हैं प्लाज्मा में क्या क्या पहुंचता है। तो प्लाज्मा में एक तो ये पहुंचता है, देखो बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है ना यहाँ, और प्लाज्मा में क्या पहुंचता है, ये 7% CO2, इसको भी लिख देता हूं मैं यहाँ। तो दो चीजें तो दोस्तों प्लाज्मा से पहुंचती हैं, बाइकार्बोनेट जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड लिए है, और 7% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के फॉर्म में। अच्छा, आरबीसी के अंदर से यहाँ क्या क्या पहुंचता है वो भी देख लेते हैं। एक तो ये पहुंचता है KCl, इसको यहाँ लिख देते हैं अपन। तो एक तो यहाँ KCl पहुंचता है, और क्या पहुंचता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन HHbCO2, तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये जो दो चीजें हैं ये तो आरबीसी के अंदर पहुंच रही हैं यहाँ, और प्लाज्मा के अंदर ये दो चीजें पहुंच रही हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी तो सारे रिएक्शन है वहीं। तो आओ फिर पिक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले आए होंगे।
कुछ लोग अभी आए नहीं है, लगता है लाइन लंबी है पॉपकॉर्न की, नहीं दूसरी वाली, तो जल्दी आओ। पॉपकॉर्न तो तुम्हारी सीट पे भी डिलीवर हो जाएंगे, और जो दूसरी लाइन है वो आप सीट पे डिलीवर नहीं कर सकते, तो जल्दी आए। चलो भाई पिक्चर स्टार्ट करते हैं। इतना महंगा समोसा, इतने में तो पूरी थाली आ जाए समोसों की बाहर मार्केट में, जो बहुत महंगा बेच रहे हैं, पर चलो ठीक है, आ जाओ, जो है अब जो है सो है। चलो भाई, तो लंग्स में आप देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट सब पहुंचा, तो लंग्स में ना सारे रिएक्शन उल्टे चलेंगे भाई। CO2 उतरेगी और O2 चढ़ेगी, यही है ना। तो ये देखिए 7% CO2 जो प्लाज्मा में थी, ये गई बाहर, कहाँ, एल्वेलाई में। समझ में आई बात। तो 7% CO2 तो ये निकल गई बाहर। ठीक है, अब 23% CO2 देखो कहाँ है, वो ये रही HHbCO2 के फॉर्म में, और 70% ये रही, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, O2 चढ़ेगी, तो 3% O2 तो कहाँ चढ़ जाती है बताओ, प्लाज्मा, प्लाज्मा में। तो इस तरफ देखते हैं, 3% ऑक्सीजन तो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है, और अब प्लाज्मा हो गया है सेचुरेट, तो इससे ज्यादा ऑक्सीजन अब प्लाज्मा में डिजोल्व नहीं हो सकती, ये बात समझे आप। तो बची हुई 22% से 97% जितनी भी ऑक्सीजन है, वो अब किसमें घुस रही है, वो अब घुस रही है आरबीसी के अंदर। ठीक है, तो बची हुई ऑक्सीजन आरबीसी में घुस रही है। जब ऑक्सीजन आरबीसी में घुसने लगती है, तो ऑक्सीजन को आरबीसी में घुसता देख कार्बन डाइऑक्साइड डर जाती है, और उसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए कम हो जाती है, और वो हीमोग्लोबिन को छोड़ के भागने लगती है, उनको छोड़ के भागने लगती है, क्योंकि अब ऑक्सीजन वापस आ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन को छोड़ के भागने लगती है। तो HHbCO2 अब टूटता है, इसमें टूटता है HHb और CO2 में। और ये देखिए 23% कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो रही है, तो 23% कार्बन डाइऑक्साइड ये गई एल्वेलाई में। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो चली गई है इधर एल्वेलाई में, और 7% ये चली गई, कितनी चलेगी बोलो, 23 और 7 कितनी गई, 30। 70% कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ थी, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। इधर पता है क्या हो रहा है, आप देखो प्लाज्मा में तो 3% ऑक्सीजन ही डिजोल्व हुई है ना, बाकी ऑक्सीजन जो एल्वेलाई से अंदर आ रही है वो प्लाज्मा से सीधी कहाँ आ रही है बताओ, आरबीसी में। तो जो मेजर मूवमेंट हो रहा है ना ऑक्सीजन का, वो हो रहा है एल्वेलाई से प्लाज्मा और प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर। तो कहने का मतलब ज्यादातर ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर घुसती हुई दिख रही है। तो ज्यादातर ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर घुसती हुई दिख रही है, कौन देख लेता है ऑक्सीजन को आरबीसी में घुसते हुए, सोडियम बाइकार्बोनेट में पाया जाने वाला सलमान यानी कि बाइकार्बोनेट। और अब ये सोडियम को बोलता है, दोस्त ऑक्सीजन दिख गई है मुझे, मैं जा रहा हूं उसके पीछे, भगवान करे तुम्हें भी तुम्हारा क्लोराइड वापस मिल जाए। और अब ये NaSCO3 टूट जाता है, किसमें टूटता है, Na+ और HCO3- में। और 70% कार्बन डाइऑक्साइड लिए, ये देखिए ये बाइकार्बोनेट आयन, ये ऑक्सीजन के पीछे पीछे आरबीसी में घुसने लगता है। इधर बाइकार्बोनेट आयन के आरबीसी में घुसने की वजह से आयनिक इक्विलिब्रियम फिर बिगड़ जाता है। बाइकार्बोनेट आयन के आरबीसी में घुसने की वजह से आयनिक इक्विलिब्रियम फिर बिगड़ जाता है, आरबीसी में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है और प्लाज्मा में नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है। इसकी वजह से आयनिक इक्विलिब्रियम बैलेंस कौन रखती है, KCl। इसकी वजह से अब KCl टूटती है, किसमें टूटती है, K+ और Cl- में। और एक नेगेटिव चार्ज अंदर आया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज यानी क्लोराइड बाहर जाती है। ये है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ये क्लोराइड शिफ्ट नहीं है, ये उसका रिवर्स है। क्लोराइड शिफ्ट तो उधर हुई थी, कहाँ, इधर टिश्यू लेवल पे। ये रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट है। अरे इधर बाहर निकलेगी तभी तो दोबारा अंदर जाएगी ना, इधर एक ही बार थोड़ी चलनी है, साइकिल चलेगी तो बार बार। तो ये क्लोराइड बाहर निकलती है, ठीक है। बाहर कौन अकेला है बताइए, बाहर अकेला है सोडियम, क्लोराइड वापस आ गई है। सोडियम क्लोराइड से कहता है आ गई तुम, तुम्हारा काम इतना जरूरी था। क्लोराइड कहती है मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी, झूठ बोल रही है फिर जाएगी। पर सोडियम क्लोराइड को माफ कर देता है, और Na+ और Cl फिर जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं NaCl। ठीक है, तो ये NaCl बन गया। ये सारी चीजें मैं बता रहा था आपको एक साथ हो रही हैं। इधर देखिए दोस्तों क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ साथ और कौन घुस रहा है ऑक्सीजन के पीछे पीछे, यहाँ ध्यान दो,
आरबीसी के अंदर कौन घुस रहा है? बाइकार्बोनेट आयन। ये भी ऑक्सीजन के पीछे पीछे आरबीसी के अंदर घुस रहा है, दिखा आपको? तो जब ये ऑक्सीजन के पीछे पीछे आरबीसी के अंदर घुसता है तो अब ऑक्सीजन इरिटेट होकर रुकी जाती है और बाइकार्बोनेट की तरफ मुड़ के पूछती है, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, बार बार मेरे पीछे आरबीसी में समाते हो, तुम हो कौन, एंड व्हाई यू फॉलोइंग मी? तो हीमोग्लोबिन जो है वो एकदम से घबरा जाता है। आई मीन ऑब्जर्विंग यू, मेरे पीछे पीछे तुम, जब मैं आरबीसी से बाहर निकली तुमने भी आरबीसी से बाहर निकले, मैं आरबीसी में अंदर जा रही हूँ, फिर मेरे पीछे पीछे अंदर आ रहे हो, व्हाई यू फॉलोइंग मी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तो हीमोग्लोबिन एकदम सकपका जाता है, एकदम से ऑक्सीजन से पूछ लेती, बोला कुछ नहीं नथिंग नथिंग। तो मुझे देखो, मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर कर देती हूँ, बाइकार्बोनेट को ऑक्सीजन कहती है किसी, आई एम ऑलरेडी कमिटेड, मैं तो हीमोग्लोबिन की हूँ, मेरा उससे झगड़ा हो गया था यहाँ, इसलिए मैं उसको छोड़ के चली गई थी, ये देखो ये, है ना? और फिर मुझे हेल्डन ने टिश्यू लेवल पे छोड़ के चली गई थी, अब लंग्स में मुझे हेल्डन ने दोबारा समझाया, मेरी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए इंक्रीज हो गई, फिर से अट्रैक्शन बढ़ गया, तो अब मैं वापस जा रही हूँ अपने हीमोग्लोबिन से मिलने। तुम मेरे चक्कर में फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो, कभी आरबीसी से बाहर जाते हो, कभी आरबीसी के अंदर आते हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। सितंबर आ गया है, मई में एग्जाम, क्या कर रहे हो, व्हाई आर वेस्टिंग योर टाइम? तो बाइकार्बोनेट को बात समझ में आ गई, बोला अच्छा हीमोग्लोबिन से मिलने जा रही हैं आप? बोला हाँ। बाइकार्बोनेट बात समझ गया, थोड़ा सदमा तो लगा लेकिन समझ गया, बोला ऑक्सीजन को, बोला आपको आपका हीमोग्लोबिन मुबारक हो, मुबारक हो तुमको ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तुम्हारे सदा खुश रहो, दुआ है हमारी। तो समझ में आ गई इसको बात, लेकिन फिर बोला लेकिन अगर लाइफ में कभी किसी हेल्प की जरूरत पड़े तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हेल्प? काय की हेल्प? पर ऑक्सीजन के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बाइकार्बोनेट को बोलती है एक्सक्यूज मी, वो एक्चुअली हेल्प की जरूरत तो है। तो बाइकार्बोनेट को, है हेल्प चाहिए, हाँ बताओ बताओ क्या हेल्प चाहिए, मैं हेल्प करूंगा। तो ऑक्सीजन कहती है वो एक्चुअली ना, जब मैं हीमोग्लोबिन को छोड़ के चली गई थी ना टिश्यू लेवल पे, तो पीछे से क्या हुआ कि ना, पीछे से हीमोग्लोबिन ने दुखी होकर ना बफर फोर्स ज्वाइन कर ली और वो बफर बन गया, एसिड H प्लस को जोड़ दिया ना इसने अपने साथ, फोर्स ज्वाइन तो कर ली लेकिन छोड़ना इतना ईजी नहीं है, तो एक्चुअली वो बफर बन गया और ना H प्लस आयन उससे जुड़े हुए हैं, अब फोर्स ज्वाइन तो उसने कर ली, बट नाउ ही कैन नॉट लीव द फोर्स, लाइक, तो मैं जा तो रही हूँ वापस, पर पता नहीं मेरे को हीमोग्लोबिन अब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो अब बफर बन गया है। सुना तो कुछ ऐसा भी था कि जब मैं चली गई तो पीछे से कोई कार्बन डाइऑक्साइड भी आके उससे जुड़ गई, अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, तो पता नहीं, तो पीछे से कोई ऐसा सुना है कि लाइक कार्बन डाइऑक्साइड भी उससे जुड़ गई थी, अब क्या है वो तो जाके ही पता चलेगा, बट जा रही हूँ पर पता नहीं मुझे हीमोग्लोबिन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो बाइकार्बोनेट बोला, हमारा सलमान खान, मैं आपको आपके हीमोग्लोबिन से मिलाऊंगा और मैं बफर फोर्स से हीमोग्लोबिन को छुड़ा के लाऊंगा और आपको और हीमोग्लोबिन को मिलाऊंगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो हम देखेंगे कि कैसे हमारा बाइकार्बोनेट आयन यानी सलमान खान इस H प्लस से, यानी कि कौन है ये H प्लस, विवेक ओबराय तो नहीं, H प्लस ओबराय सरनेम तो नहीं है इसका, जो भी सरनेम है इसका, तो कैसे हमारा ये जो सलमान खान है ये इस H प्लस से हीमोग्लोबिन को छुड़ाएगा और फिर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को मिलाएगा, जो भी है। अच्छा कपूर है, H प्लस कपूर, अच्छा जो भी है भाई, जो भी मानो आप। तो जैसा मैं कह रहा था, अपनी जान देकर इन दोनों को मिलाएगा, एक हीरो का मरना जरूरी है ना भाई। तो अब क्या होता है कि बाइकार्बोनेट आता है ऑक्सीजन के साथ अंदर, मतलब ऑक्सीजन के पीछे पीछे आ रहा है अंदर, तो ये सारी बातों इधर क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने HCB को, हीमोग्लोबिन को पहले ही टेक्स्ट भेज दिया, मैसेज भेज दिया कि एक बकरा भेज रही हूँ बाइकार्बोनेट नाम का, चुपचाप H प्लस आयन उसके चिपका देना और तुम फ्री हो लेना। ऐसे मुर्गे बार, नंबर तो वही था ना हीमोग्लोबिन का, नंबर तो चेंज हुआ नहीं था हीमोग्लोबिन का, तो मैसेज भेज दिया इसने हीमोग्लोबिन को फोन पे, तो हीमोग्लोबिन को मैसेज भेज दिया कि एक बकरा भेज रही हूँ बाइकार्बोनेट, उसको H प्लस चिपका देना और तुम फ्री हो लेना, ऐसे मुर्गे बार बार मिलते नहीं। तो हीमोग्लोबिन बड़ा खुश हो गया, अरे ऑक्सीजन वापस आ रही है, ऑक्सीजन वापस आ रही है। इतना खुश हुआ हमारा हीमोग्लोबिन कि उसने बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो किया। क्या किया उसने पता है? वो टूट गया, उसने पहले ही प्रोटॉन को रिलीज कर दिया, मैं तो जा रहा हूँ ऑक्सीजन से मिलने, एचएच भी टूटा, किसमें टूटा? H प्लस और Hb में, और उसने प्रोटॉन रिलीज कर दिया आरबीसी के अंदर। वही हीमोग्लोबिन जो यहाँ पर एक बफर की तरह एक्ट कर रहा था, देखिए टिश्यू लेवल पे, वही हीमोग्लोबिन लंग्स में एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट डोनेट अ प्रोटॉन, सुना है कि नहीं? और इसने यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट कर दिया, समझ में आई बात? वो तो भला हो इस बाइकार्बोनेट आयन का जो अंदर आ रहा था, इसने इस प्रोटॉन को अपने साथ जोड़ लिया, इसने हीमोग्लोबिन को कहा दोस्त तुम जाओ, ऑक्सीजन तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैं निपटता हूँ इस H प्लस से, मैं इसको पकड़ के पीटता हूँ। तो ये बाइकार्बोनेट जो था, इसने बफर की तरह एक्ट किया और इसने जोड़ लिया किसको? फ्री प्रोटॉन को अपने साथ। तो H प्लस अब किससे जुड़ा? HCO3 से। और कार्बनिक एनहाइड्रेस के लाख मना करने के बावजूद बाइकार्बोनेट नहीं माना,
और उसने H+ को अपने साथ जोड़ के क्या बना लिया, बोलो, H2CO3। जब H2CO3 बना तो बदले हुए हालात में कार्बनिक एनहाइड्रेस उल्टा काम कर रहा है, पता है, मैं तो मौका पर समझाए बताया था ना, यहाँ ऐसा काम कर रहा है, यहाँ उल्टा। तो बदले हुए हालात में कार्बनिक एनहाइड्रेस उल्टा काम कर रहा है और वो H2CO3 को तोड़ देगा। तो जो कार्बनिक एनहाइड्रेस है उसने H2CO3 में पाए जाने वाले बाइकार्बोनेट आयन से कहा, बन गया ना तू बेवकूफ, तुझे क्या मिला, अब ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी, पर तू बेवकूफ बन गया यहाँ। अब क्योंकि अब तो मैं H2CO3 को तोड़ दूंगा और तेरा वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अभी भी बाइकार्बोनेट को लेकिन बात समझ में आई नहीं है, वो कार्बनिक एनहाइड्रेस के साथ कार्बनिक एनहाइड्रेस को कहता है, तुम क्या जानो, व्हाट इज सैक्रिफाइस, द वन हु सैक्रिफाइस इज द ट्रू डिवोटी, है ना। तो मैं हूं, मैं कुर्बानी दे रहा हूं, मैं मरूंगा उसके लिए, मैं जान दूंगा। तो बोला ठीक है, मरना है तो मर, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दे। तो कार्बनिक एनहाइड्रेस, ये जो H2CO3 है ना, ये SCO3 H2CO3 बाइकार्बोनेट है, ये कार्बनिक एनहाइड्रेस को कहता है, मेरे पास एक अमानत है 70% कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे मैं लिए घूम रहा हूं, कभी आरबीसी से प्लाज्मा में, कभी प्लाज्मा से आरबीसी में, मैं मर जाऊं तो उसको एल्विलाई में रिलीज कर देना, उसको फ्री कर देना, उसको एल्विलाई में मुक्त कर देना। बोला चल ठीक है। और H2CO3 को कार्बनिक एनहाइड्रेस ने तोड़ दिया। किसने तोड़ा बताइए, H2CO3 को कार्बनिक एनहाइड्रेस ने तोड़ा H2O प्लस CO2 में। और ये देखिए 70% कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो बाइकार्बोनेट आयन के पास थी, ये बाहर रिलीज हो गई। कहां रिलीज होगी बोलो, एल्वियोलाई में। और यहां से ये बाहर एक्सेल कर दी गई इन्वायरमेंट में, 70% कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज हो गई और फिजाओं में बिखर गई और बाइकार्बोनेट हमेशा के लिए खत्म हो गया। पर आज भी इन फिजाओं में इस बाइकार्बोनेट की कुर्बानी की कहानी गूंजती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हवा के झोंके के साथ लोगों को छूती है तो बाइकार्बोनेट की कुर्बानी की कहानी सबको सुनाती। और आज भी ना चाहते हुए भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कहाँ गया वो बाइकार्बोनेट। आजकल तो ऐसे लोग मिलते ही नहीं ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो गई, मतलब वापस आओ। 2-4 लोग तो पता नहीं कहाँ खो गए, क्या हुआ, पर्सनली ले लिया क्या, कुछ याद आ गया, अरे रहने दो भैया, पढ़ लो, नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ, ठीक है। तो भाई ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड ये रही, 23% ये रही और 7% ये रही। और बाइकार्बोनेट की गाना गूंज रहा है फिजाओं में, पता है, झोंका हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता होगा ना। सुना है गाना, नहीं सुना, चलो एक गाना है झोंका हवा का। तो भैया यहाँ पे सलमान भाई ने गाया था अच्छा, तो ये यहाँ पे देखो, बात खत्म नहीं हुई है, बात चल रही है, ध्यान से सुने। इमोशंस ज्यादा आ गए आज, क्योंकि नीट इज इमोशंस, यू नो, इमोशंस। पढ़ाई वढ़ाई में क्या रखा है, इमोशंस, है ना। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या, मैं आपके इमोशंस जगह के आपको पढ़ा सकता हूँ। चलो तो यहाँ ध्यान दो, 23%, 70% और 7%। इतना इमोशन ना करना, लूज मोशन हो जाए, पढ़ लो भैया। तो ये देखो, ये सब चीजें एक साथ हो रही कि नहीं हो रही। यहाँ आप देखिए, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, अरे 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 फिल्म एंड करनी है अच्छे से, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पेड़ के चारों तरफ नाचते हुए गाना गाते हुए पिक्चर खत्म करेंगे। ऑक्सीजन जो अंदर आ रही है और हीमोग्लोबिन फ्री हो चुका है, पता है आपको, ये फ्री हो गया और ये ऑक्सीजन अंदर आ रही है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ स्लो मोशन में दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन मैं आ रहा हूँ, हीमोग्लोबिन मैं भी आ रही हूँ। एक आदमी और यहाँ फ्री हो गया है, बताओ कौन, साले साहब, जीजा जी दीदी वापस आ गई, मैं भी आ रहा हूँ। तो होता क्या है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन फिर से आपस में जुड़ने लगते हैं और पोटेशियम आयन भी इनके साथ चिपक लेता है, मैं भी आ रहा हूँ, K प्लस प्लस Hb प्लस O2, और फिर से क्या बना लेते हैं, ये फिर से बना लेते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी KHbO2। और देखो सारे रिएक्शन बैलेंस हो गए, सब बिछड़े हुए मिल गए, K प्लस KHbO2 सब मिल गए बिछड़े हुए, सारे जोड़े फिर से बैलेंस हो गए, नहीं हो गए। देखो CO2 उतर गई, O2 चढ़ गई। अब ये ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा एंड दे विल लिव हैप्पीली नेवर आफ्टर, क्योंकि यहाँ फिर टूटेंगे सारे। NaCl बन गया है, देखिए KHbO2 बन गया है। तो अब लंग्स से टिश्यू लेवल पे क्या क्या जाता है, बताइए, लंग्स से टिश्यू लेवल तक क्या जाता है। पहले देखो प्लाज्मा में क्या क्या जाता है, देखो यहाँ प्लाज्मा में क्या क्या जाता है, 3% ऑक्सीजन जाती है ना प्लाज्मा में, ये रही, देखिए आपको। इसके अलावा प्लाज्मा से क्या जाता है बताओ, NaCl, ये रहा NaCl, ये पहुंच गया यहाँ। आरबीसी से क्या क्या जाता है लंग्स से टिश्यू लेवल, KHbO2, ये रहा KHbO2 दिखा, और H2O, ये रहा H2O, बाकी तो सारे रिएक्शन है। तो सारे यहाँ पे कहानी खत्म हो गई, सारे बिछड़े हुए मिल गए, सब जोड़े बन गए, सब खुश हैं, सब फिर मिल गए। लेकिन एक आदमी बेचारा, वो खत्म हो गया, वो यहाँ एल्वियोलाई में एक्सेल हो गया। लेकिन ये पूरी गैस, पूरा सबसे मेजर काम तो उसी ने किया भाइयों, 70% कार्बन डाइऑक्साइड वो अकेला लेके चला गया, है कि नहीं। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। और 100 ml ब्लड नॉर्मली मैनेजेस टू डिलीवर 4.2 ml कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि एनसीईआरटी में कितनी दी है, 4 दी है, पर ठीक है 4 भी मान लेना।
तो 100 ml ब्लड डिलीवर्स 4.2 ml कार्बन डाइऑक्साइड एट टिश्यू लेवल एट रेस्ट। आप सोच सकते हैं कि एक्सरसाइज करेंगे तो ये बढ़ जाएगी ना। तो भाइयों, किसने बिहेव किया एज ए बफर, किसने बिहेव किया एज ए बफर? टिश्यू लेवल पे हीमोग्लोबिन ने। और डुअल नेचर है इसका। कितना मतलब आप देखो कितना चालाक है हीमोग्लोबिन, यहाँ बफर बना और यहाँ बन गया स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रोटॉन रिलीज कर दिया। तो वही हीमोग्लोबिन जो टिश्यू लेवल पे बफर था, वो लंग्स में स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। और चलो भाई, तो आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आवाज आ रही है? चलिए, लाइट चली गई है लेकिन हम पढ़ते रहेंगे। तो हीमोग्लोबिन ने एसिड की तरह एक्ट किया यहाँ बफर की तरह। यहाँ पे बफर कौन था इधर लंग्स में? बाइकार्बोनेट। ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, पता है क्यों? क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ज्यादा बनता है ना, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होने लगती है, और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ज्यादा टूटता है तो H+ आयन जो है वो ज्यादा रिलीज होते हैं। समझ में आई बात? मुझे लग रहा है कुछ लैग हुआ था, अब हम वापस आ गए। ठीक है। तो भाइयों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से 100 ml ब्लड 4.2 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है। ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी पढ़ लिया है, ये पूरा हो गया जो यहाँ लिखा था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स तो मैंने आपको पढ़ा ही दिए थे, देखो। ठीक है। और ये कुछ और चीजें हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर दो चीजें और बताऊंगा, और ये है कि जब हम समुद्र में कूदें तो क्या होगा, और हम पहाड़ पर चले जाएं तो क्या होगा। बची हैं दो चीजें, बता देता हूँ। पहले कुछ नॉर्मल बातें हैं, कुछ टर्म्स। देखो, नॉर्मल ब्रीदिंग को क्या कहा जाता है? इपनिया। अगर ब्रीदिंग रेट कम हो जाए तो ब्रेडिपनिया, ब्रेडी मतलब कम हो जाना, बढ़ जाए तो टैकिपनिया। तो ये अपने आप समझ में आ रहा है। थोड़ी देर अगर ब्रीदिंग रुक जाए तो इसे कहते हैं एपनिया। जब आप तेज तेज और गहरी गहरी सांसें लेते हैं तो उसके बाद 1-2 सेकंड सांस लेने का मन नहीं करता, पता है क्यों? क्योंकि CO2 इतनी कम हो जाती है ब्लड के अंदर कि रेस्पिरेटरी सेंटर रिस्पॉन्स ही नहीं देता। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मैंने आपको बताया था, डिस्निया। एस्फिक्सिया दम घुटने को कहते हैं। अब देखो, एस्फिक्सिया दो तरीके से हो सकता है। दम घुटना, लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या दो तरीके हो सकते हैं? एक तो होता है ऑब्स्ट्रक्शनल, मतलब किसी ने आपके मुंह दबा दिया है या ट्रैकिया दबा दी है, जिसकी वजह से अंदर हवा ही नहीं जा रही, ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर फ्लो, आपके लंग्स में हवा नहीं जा रही है, गला दबा दिया या पॉलीथीन मुंह पे डाल दी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज। ठीक है ना। दूसरा पता है क्या हो सकता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब क्या है, हाँ सही बात है, स्वामी सही कह रहा है। कुछ लोग कान से सांस ले लेते हैं तो उनका क्या, मुंह और नाक दबा दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दे डोंट डाई, बिकॉज दे कैन ब्रीथ थ्रू द यूस्टेकियन ट्यूब। अब उनके बारे में बात करके उनको कभी नाक मुंह दबाने से मरते ही नहीं भैया, कान से सांस ले लेते हैं। बिल्कुल सही, सही पकड़े हैं। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेस CO2 है अगर इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से O2 Hb एफिनिटी बहुत ज्यादा गिर गई है, क्रिटिकली लो हो गई है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड ही नहीं कर रही, सोचो। तो भी तो डेथ हो जाएगी ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज नहीं होगा। तो दो तरह का एस्फिक्सिया होता है। जैसे अगर है ही नहीं, आग, बिल्डिंग में आग लग जाती है तो लोग कैसे मरते हैं पता है? जल के थोड़ी मरते हैं। आग लगती है ना चारों तरफ बिल्डिंग में, तो अंदर की जो ऑक्सीजन है ना, बिल्डिंग जो भी ऑक्सीजन थी उसको एयर खा जाती है, एयर में जो ऑक्सीजन थी वो फायर उसको यूज कर लेती है ना। तो अब इसमें क्या होता है, दम घुटने से मरते हैं लोग, फायर एक्सीडेंट्स। सुना नहीं सुना आपने? सफोकेशन। तो इसको भी हम एस्फिक्सिया कहते हैं। तो एस्फिक्सिया के टाइप बताएं। ऐसे एक टर्म होता है हाइपोक्सिया।
लो ऑक्सीजन डिलीवरी एट टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही बताओ? इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड में घुल के ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड ही नहीं जा रहा वहाँ, तो ऑक्सीजन कैसे देगा। या लैक ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं ना तो वहाँ PO2 कम होता है पहाड़ों पर, और PO2 कम होता है तो O2Hb एफिनिटी भी कम हो जाती है। लो PO2 की वजह से लो O2Hb एफिनिटी, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कम बाइंड करती है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ढंग से नहीं होता है। समझ में आई बात? ये हो गया हाइपोक्सिया। ठीक है, तो एस्फिक्सिया हाइपोक्सिया बताया। एनोक्सिया मतलब समझे आप, अगर ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है टिश्यू लेवल पे तो ये एनोक्सिया है। CO2 का लेवल अगर ज्यादा हो रहा है ब्लड में तो इसे कम हो रहा है तो इसे हाइपोकैपनिया कहते हैं, और ज्यादा हो रहा है तो हाइपरकैपनिया। तो ये तो बहुत सिंपल टर्म्स है जो मैंने आपको समझा दिए। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, और ये बात जो है ना ये आपको NCERT में दी हुई है और ये नीट में पूछते भी हैं, पर ये बायो के NCERT में नहीं दी है, ये दी हुई है आपके फिजिक्स के NCERT में। इसको हम कहते हैं बेंड्स या डिकम्प्रेशन सिकनेस। तो ये भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, बेंड्स या डिकम्प्रेशन सिकनेस क्या होती है, ऑल्सो नोन एज डाइवर्स पैरालिसिस। तो भाइयों हम जमीन पे रहते हैं, सपोज ये जमीन है, लैंड, और ये तो समुद्र है इधर। आपको तो पता है कि हम जो लोग जमीन पे रहते हैं तो हम कितने प्रेशर पे रहते हैं बताओ, हमारे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर? और एक जो 33 फीट गहरा वाटर कॉलम होता है ना, 33 फीट गहरा वाटर कॉलम, पता है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? 1 एटमॉस्फेयर। अ वाटर कॉलम ऑफ 33 फीट exerts a pressure equivalent to 1 एटमॉस्फेयर। क्या आपको पता है 33 फीट गहरे पानी में अगर आप खड़े हो जाओ, यानी यहां, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा? 2 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर तो वाटर कॉलम का और 1 एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो आप पे प्रेशर लगेगा 2 एटमॉस्फेयर। सो अ 33 फीट वाटर कॉलम exerts a pressure of 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा बताओ 99 फीट गहरे पानी में आप खड़े हो गए तो कितना प्रेशर लगेगा? 99 फीट गहरे पानी में अगर आप खड़े हो जाओगे तो आप पे प्रेशर लगेगा 4 एटमॉस्फेयर। 33 33 33, समझ में आ रही है बात? 33 33 33 समझ में आ गई ना? तो ये 99 फीट पे तो 3 तो एटमॉस्फेयर के, 3 तो वाटर कॉलम का है, और एक उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसका एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर तो वाटर कॉलम के और 1 एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर का। क्लियर? इसी बेस पे मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ। जस्ट ए सेकंड में रिफ्रेश कर रहा हूँ, और एक बार ये थोड़ा सा कनेक्शन फास्ट कर रहा हूँ। वापस आ गए हैं, वापस आ गए, आवाज आ रही है? चलिए, तो होता क्या है, आपको तो पता ही है कि जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें 20% ऑक्सीजन होती है, और सबसे ज्यादा उसमें 70% से भी ज्यादा तो नाइट्रोजन होती है, 80% तक। पर नाइट्रोजन ऐसे ही अंदर जाती है, ऐसे ही बाहर आ जाती है। क्यों बताइए? क्योंकि एट 1 एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी बहुत पुअर, पुअर सॉल्टी होने से उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी पुअर होती है। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। ठीक है, चलो बातें बंद करो, अब आ रही ना आवाज? तो एट 1 एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो इट हैज गॉट अ वेरी पुअर डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। सो इसका से होता है नाइट्रोजन को हम इनहेल तो करते हैं लेकिन वो हमारे ब्लड में घुलती है। क्यों नहीं डिजॉल्व होती ब्लड में? समझ में आया? वॉइस क्रैक हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अब तो नेट फास्ट चल रहा है, अब नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दो, अब नहीं होगा। तो एट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज इनसॉल्युबल। तो हम जो गोताखोर जो सिलेंडर लेके जाते हैं पानी में, स्कूबा डाइविंग सुना है कभी? स्कूबा डाइविंग, स्कूबा का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस। मैंने वीडियो भी डाला था अपनी स्कूबा डाइविंग का, मैंने भी अंडमान निकोबार के पास एक आइलैंड है नील आइलैंड, वहां पे मैं गया था,
और वहां जाकर मैंने स्कूबा डाइविंग करी थी समुद्र के अंदर। आपने देखा होगा वो वीडियो, यूट्यूब पे डला हुआ। तो सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस होता है स्कूबा। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी होता है, पता ही नहीं था। हाँ, जब इमोशंस में पढ़ोगे तो कैसे समझ आए। तो ये जो स्कूबा डाइविंग होती है ना, इसमें हम क्या करते हैं, एक पूरा ब्रीदिंग अपैरेटस लेके नीचे जा रहे हैं। वो सिलेंडर जो होता है, बताओ सिलेंडर के अंदर क्या होता है। जो गोताखोर सिलेंडर लेके नीचे जा रहा है कई फीट गहरे पानी में, बताओ उस सिलेंडर के अंदर क्या होता है। ऑक्सीजन? नहीं भैया, एयर। अब बताओ, जिंदगी भर उसने क्या ब्रीथ किया, एयर ब्रीथ करी है ना, जिसमें 20% ऑक्सीजन होती है, बराबर। तो जब आप उसको पानी के नीचे भेज रहे हो तो उसको कुछ और दोगे क्या? ऑक्सीजन ही दोगे ना मेरे भाई, लेकिन कितनी? 20%। प्योर ऑक्सीजन थोड़ी दोगे उसको, मर जाएगा वो प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ करेगा तो। एयर सिलेंडर होता है वो, एयर, क्योंकि इसमें 20% ऑक्सीजन होती है। क्योंकि वो जब जमीन पर था तो वो यही ब्रीथ कर रहा था, 20% ऑक्सीजन। तो वो नीचे जाएगा तो भी हम उसको यही देंगे, 20% ऑक्सीजन। नहीं तो मर जाएगा, पता चला आपने प्योर ऑक्सीजन दे दी उसको। हम लोग बुढ़े इसीलिए होते हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन ब्रीदर हैं, फ्री रेडिकल निकलते हैं ना ऑक्सीजन से। प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ करेगा तो वो सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड बहुत निकलेंगे, बताया था मैंने आपको। और ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट पे अटैक करते हैं, सब बताया था मैंने आपको। और सीजर्स आ जाएंगे प्योर ऑक्सीजन, इसलिए तो ब्रीथ नहीं कर सकते हम। तो जो वो जिंदगी भर ब्रीथ करता है वही देंगे उसको। क्या किया था उसने जिंदगी भर ब्रीथ? एयर। तो इसमें ना 20% ही ऑक्सीजन है जो ये सिलेंडर लेके नीचे गया है। और इस सिलेंडर के अंदर 70% क्या है बोलो? 70% तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है ना। अब देखो इसकी ब्लड वेसल को देखो आप। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब सपोज ये ना 1000 फीट नीचे है, तो इस पर कई एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ये कंप्रेस हो रहा है। तो इसकी जो ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड है, अब पता क्या हो रहा है, हेनरीज लॉ, बॉयल्स लॉ पढ़े हैं आपने? प्रेशर इंक्रीजेस तो सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो क्या हो रहा है, जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जब ये गहरे समुद्र में वो एयर का सिलेंडर लेके जाता है जहाँ कई एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो इसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन ऑल्सो बिकम्स सॉल्युबल इन वाटर। और अगर नाइट्रोजन भी सॉल्युबल हो जाएगी प्लाज्मा में तो उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी आ जाएगी। और अगर नाइट्रोजन में डिफ्यूजिंग कैपेसिटी आ गई तो वो तो जब एयर इनहेल करेगा तो ये नाइट्रोजन डिफ्यूज होगी उसके लंग्स की रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और उसके ब्लड में पहुंचेगी, और उसके ब्लड में डिजोल्व होने लगेगी ये नाइट्रोजन। खैर अभी तो ये कंप्रेस हो रहा है, इसके ब्लड में नाइट्रोजन डिजोल्व हो रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रॉब्लम कब आएगी पता है, जब ये डिकम्प्रेस होगा, यानी ये वापस ऊपर आएगा। जब ये आदमी वापस ऊपर आएगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो नाइट्रोजन फिर से क्या होने लगेगी बोलो, इनसॉल्युबल होने लगेगी ब्लड में, और इसके बबल्स बनने लगेंगे ऐसे, गैसेस एक्सपैंड हो रही हैं। तो इस आदमी को ऊपर आते वक्त कंटिन्यूअसली नाइट्रोजन एक्सहेल करनी पड़ेगी बिना इंस्पायरेशन के एक्सपायरेशन, क्योंकि नीचे से ऊपर आ रहा है ना, तो गैसेस जो है वो एक्सपैंड हो रही हैं। आपने कभी देखा है फिल्मों में, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में, जब सबमरीन से बॉन्ड बाहर आता है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो कभी भी है ना, कोई भी ऐसे ऊपर नहीं जाता सीधा। पता है ऊपर कैसे जाते हैं? ऐसे, धीरे 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 धीरे। पता है क्यों? क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर जाओगे ना यहाँ तेजी से, तो गैसेस एक्सपैंड होंगी, होंगी ना, प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इतना ब्लड में जो आपके डिजोल्व गैसेस है ना, ब्लड में जो डिजोल्व गैसेस है वो भी एक्सपैंड होंगी। और अगर वो तेजी से एक्सपैंड होंगी ना, तो वो आपकी ब्लड वेसल्स को रप्चर कर देंगी, आपकी ब्लड वेसल्स फूट जाएंगी सारी। तो धीरे धीरे ऊपर जाओ, और जो गैसेस एक्सपैंड हो रही है ना ब्लड के अंदर, उन्हें एक्सहेल करो। तो बिना इंस्पायरेशन के एक्सपायरेशन, आपने देखा होगा फिल्मों में दिखाते हैं हीरो जो ऐसे धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और एयर एक्सहेल कर रहा है, आपको इसने इंस्पायरेशन तो किया नहीं, और ये बबल एक्सपायर कैसे करे जा रहा है इतनी देर से, बार बार वो एयर एक्सहेल कर रहा है, आप इनहेल कैसे करी इसने, तो पानी के अंदर है। पर ये बिना इनहेल किए एक्सहेल कैसे कर रहा है? कभी नहीं देखा आपने? कंटिन्यूअसली बिना इनहेल किए वो एक्सहेल किया जा रहा है। और पता है क्योंकि वो एक्सहेल करे जा रहा है, बिना इनहेल किए एक्सहेल करे जा रहा है, एक्सहेल किया जा रहा है, तो उसके ब्लड में जो CO2 है वो भी तो एक्सहेल हो रही है ना। आपको अगर मैं पानी में गिरा दूं तो 30 सेकंड्स में आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, लेकिन आपने फिल्मों में देखा होगा हीरो 2-2 मिनट तक पानी के अंदर, 3-3 मिनट तक पानी के अंदर ही तैर रहा है। इतना कैसे? क्योंकि वो बिना इंस्पायरेशन लड़ाई कर रहा है, बिना इंस्पायरेशन के एक्सपायरेशन कर रहा है वो। कैसे पता है? क्योंकि वो ऊपर की तरफ आ रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसकी गैसेस एक्सपैंड हो रही हैं, तो वो एक्सहेल कर रहा है एयर को बिना इंस्पायरेशन के, और इस एक्सहेलेशन के प्रोसेस में वो अपनी CO2 भी ब्लड से एक्सहेल करे जा रहा है, तो उसके ब्लड में CO2 का लेवल गिरता चला जा रहा है, और ब्लड में CO2 का लेवल गिरने की वजह से उसको सांस लेने का इच्छा नहीं करेगा, और वो काफी देर तक अंदर रहेगा। आप तो 20-30 सेकंड अंदर रहते हो, इतने में आपकी सांस लेने की इच्छा करने लगती है बुरी तरह से, पर क्योंकि वो एक्सहेल करे जा रहा है ना ऊपर आते हुए एयर को, तो CO2 वॉश आउट हो गया उसके ब्लड में से, CO2 बचा ही नहीं उसके ब्लड में, तो उसकी वजह से उसके रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होने लगेगा, उसके हाथ पैर सुन्न होने लगेंगे, लेकिन उसकी सांस लेने की इच्छा नहीं करेगी, तो वो ज्यादा देर तक अपने आप को पानी में रख लेगा, फिर कोई ना कोई उसे ऊपर ले आएगा या खुद आ जाएगा, फिर सांस लेगा। फिल्मों में देखा, एक्शन मूवीज में, उस एक्शन की साइंस बता रहा हूँ, समझे? तो सुनते जाओ, सवाल बाद में। तो बिना इंस्पायरेशन के एक्सपायरेशन, समझ में आई बात?
तो भाई ये थी स्कूबा डाइविंग। और जब ये ऊपर आएगा तो पता है क्या होगा, बबल्स बनेंगे ना। अब प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे तो ये जो गोताखोर ऊपर आएगा ये बबल्स को एक्सेल करता रहेगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये बबल्स आपस में जुड़ गए और उन्होंने एक बिग बबल बना लिया, तो ये तो एयर के फ्लो को ब्लॉक कर देंगे। एयर एम्बोलिज्म कहलाएगा ये, एयर बबल बन गया ना यहाँ। इससे तो जिस ऑर्गन में ये आर्टरी या ब्लड वेसल ब्लड लेके जा रही थी वहां ब्लड का फ्लो ही ब्लॉक हो जाएगा, तो इसमें मौत भी हो सकती है। इसे कहते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस। तो क्या करें भाइयों, इससे तो लकवा मार जाता है कई बार डाइवर्स को, क्योंकि उनके ब्रेन की ब्लड वेसल में एयर बबल आ जाता है, नाइट्रोजन बबल। क्या करें बताओ। एक काम करते हैं, ये जो सिलेंडर वो नीचे लेके जा रहा है ना, इसमें 70% से ज्यादा नाइट्रोजन थी ना, नाइट्रोजन की जगह हीलियम भर देते हैं। हीलियम हाई प्रेशर पर भी इनसॉल्युबल रहेगी। हीलियम जो है वो हाई प्रेशर पर भी समुद्र में कितना भी गहरा चले जाओ, इट विल रिमेन इनसॉल्युबल इन वाटर। तो क्या होगा, वो डिफ्यूज नहीं होगी और उसके बबल नहीं बनेंगे जब ये पेशेंट, मतलब ये जब ये गोताखोर वापस ऊपर आएगा। तो समझ में आ रही है बात। तो इस डिकम्प्रेशन सिकनेस या बेंस, ये जो प्रॉब्लम है, इससे डील करने के लिए हम नाइट्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं इन दूसरी इनर्ट गैस से, जो हाई प्रेशर पर भी इनसॉल्युबल ही रहे प्लाज्मा में और उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी अपीयर ना हो। बाकी 20% ऑक्सीजन रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि 20% ऑक्सीजन तो चाहिए। ये था बायो ओलंपियाड और एम्स लेवल का कॉन्सेप्ट। समझे बात को। जहां दूसरे खत्म होते हैं वहां से अपन शुरू होते हैं, तो ये पढ़ना है हमें। अब हम एक और चीज देख लेते हैं, ये इमोशन से समझ नहीं आएंगी, सिर्फ दिमाग से समझ आएंगे। एक और चीज कर लेते हैं। इस पहले हम समुद्र में कूदे थे, अब हम पहाड़ पे चढ़ेंगे। ठीक, चलो पहाड़ पे चढ़ते हैं। आपने देखा है जितने भी एथलीट्स होते हैं उनके ट्रेनिंग कैंप्स हाई एल्टीट्यूड पे लगते हैं। देखें नहीं देखें, जैसे भाग मिल्खा भाग पिक्चर देखी होगी आपने, तो मिल्खा सिंह लद्दाख में दौड़ रहा था। तो एथलीट्स के ट्रेनिंग कैंप पहाड़ों पे क्यों लगते हैं, चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखो होता क्या है कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, एसेंट एट हाई एल्टीट्यूड, तो पहाड़ों पर पता है ऑक्सीजन कम होती है एटमॉस्फेयर में। क्या आपको ये बात पता है, पहाड़ों पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम होती है। सो देयर इज लो ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, यानी लो PO2। और ये तो आपको पता ही है कि PO2 अगर कम होता है तो O2Hb एफिनिटी भी कम हो जाती है। और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की एफिनिटी अगर कम हो जाएगी भाइयों बहनों, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जो कैरिंग कैपेसिटी या बाइंडिंग कैपेसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। नॉर्मली 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन से जुड़ता था ना, अब देयर विल बी ए फॉल इन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो मैं इसको और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सपोज मैं एक कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार हूँ, साइट ए से साइट बी पर ईंटें पहुंचाने का ठेका मैंने लिया है ना। तो साइट ए पे जो मेरे पास मजदूर हैं उनसे मैं साइट बी पर ईंटें पहुंचा रहा हूं, और मैंने ठेका लिया है 1000 ईंटें 1 घंटे में साइट ए से साइट बी पर मैं पहुंचाऊंगा। ठीक है, 1000 ईंटें 1 घंटे में साइट ए से साइट बी पर मैं पहुंचाऊंगा। ठीक है, और ये मैंने ठेका लिया है। मेरे पास कितने लेबर हैं, मेरे पास 10 लेबर हैं। नंबर ऑफ लेबर कितनी है मेरे पास, वो है 10। एक लेबर की कैपेसिटी कितनी है, एक बार में एक लेबर कितनी ईंट उठा सकता है, कैपेसिटी ऑफ लेबर कितनी है, तो एक लेबर एक बार में 10 ईंटें उठा सकता है सपोज। तो बताओ 1 घंटे में कितनी ट्रिप्स लगानी होंगी, ट्रिप्स पर आवर, तो आंसर है 10। तो 1000 ईंटें पहुंचती रहेंगी। अचानक क्या हुआ, भयंकर गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से मेरी जो लेबर थी ना उसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो गई, और अब एक लेबर एक बार में 5 ईंटें ही उठा पा रहा है। लेकिन ठेका तो लिया है ना 1000 ईंटों का, 1000 ईंटें तो पहुंचानी पड़ेंगी ना 1 घंटे में। क्या करूं मैं, 10 लेबर हैं, ट्रिप्स डबल कर दो, 10 पर आवर की जगह 20 पर आवर कर दो। तो मैंने ट्रिप्स जो है वो डबल कर दी हैं, 10 पर आवर की जगह 20 पर आवर, तो 1000 ईंटें पहुंचती रहेंगी, है ना। लेकिन मैं बहुत ज्यादा समय तक ये कर नहीं पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मजदूर मेरे थक जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मजदूरों की भर्ती करी, और मैंने +10 यानी कि मैंने 20-10 और मजदूर भर्ती कर लिया। मेरे पास कितने मजदूर हो गए, 20। जब मेरे पास 20 मजदूर होंगे तो अब अगर एक मजदूर 5 ईंटें भी उठा रहा है तो भी 10 ही ट्रिप्स लगानी पड़ेंगी उनको, और हमारा काम हो जाएगा। इससे लेकिन इसका फायदा क्या होगा पता है, यहाँ पर ईंटें ऑक्सीजन है, मजदूर हीमोग्लोबिन है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ईंट ऑक्सीजन है
और मजदूर जो है वो हीमोग्लोबिन है। ये आप समझ गए। अभी होता क्या है, इससे फायदा क्या होगा पता है, जब कभी भी ये गर्मी पड़ना बंद होगी ना, ये जो गर्मी पड़ने की वजह से ईंटों की मजदूरों की कैपेसिटी डिक्रीज हो गई थी, जब कभी ये कैपेसिटी वापस इंक्रीज होकर 10 हो जाएगी, गर्मी पड़ना बंद हो जाएगी, तो मैं 2000 ईंटों का भी ठेका ले सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मजदूर ज्यादा हो गए हैं 1 घंटे में। समझे कि नहीं समझे? तो अब इसी बात को हम यहाँ देखते हैं जो हम पढ़ रहे थे उस पर। तो बाइंडिंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कम हो जाएगी दोस्तों, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अब 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो आप समझ लीजिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन सपोज सिर्फ 1 ml ऑक्सीजन को ही कैरी कर पाता है सपोज, तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 15 ml ऑक्सीजन कैरी कर लेगा, जबकि कैरी करनी थी 20, तभी तो उसका उसमें से 1/4 यानी 5 देता। तो इसकी वजह से क्या हो गया है यहाँ, देयर इज फॉल इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है। जब ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन डिलीवर भी कम होती है। जब दोस्तों टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन कम डिलीवर होती है तो टिश्यू के सेल्स जो है वो ब्रेन से शिकायत करते हैं। जब वो ब्रेन से शिकायत करते हैं तो ब्रेन कहता है अरे भाई आप एक बार में कम ऑक्सीजन ले जा रहे हो, ऐसा करो एक मिनट में ज्यादा बार ऑक्सीजन ले जाओ, ज्यादा बार आओ जाओ, क्योंकि एक बार में कम ले जा रहे हो। तो इसकी वजह से हमारा हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट दोनों बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं समझ में आया? एक बार में कम ऑक्सीजन जा रही है ना, तो जब ब्लड को जल्दी जल्दी आना जाना पड़ेगा तो हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी और ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगी। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि पहाड़ी लोग का हार्ट रेट या ब्रीदिंग रेट हमेशा हमसे ज्यादा होता है, थोड़े दिनों में एक्लेमेटाइजेशन हो जाएगा। ये क्या होता है वो सुनिए। ऑक्सीजन की कमी तो दोस्तों चल ही रही है, ऑक्सीजन की कमी को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। तो इसी वजह से तो ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट बढ़ी थी। पर हाइपोक्सिया किडनी को स्टिमुलेट भी करता है, जिसकी वजह से किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है जो एंजाइम की तरह काम करेगा, इरिथ्रोपोइटिन। ये जो हार्मोन है ये किडनी से रिलीज होता है और ये हमारे बोन मैरो में जाता है और वहां पे आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। अब आरबीसी ज्यादा बनेंगे तो इनमें हीमोग्लोबिन भी ज्यादा बनेगा, तो इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन इन बोन मैरो। आरबीसी ज्यादा बनने लगते हैं तो इसे कहा जाता है दोस्तों पॉलीसाइथीमिया। तो हाई एल्टीट्यूड पे पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। अब आरबीसी ज्यादा बनेंगे तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अभी भी 1 ml ऑक्सीजन से ही जुड़ रहा है 1.34 की जगह, लेकिन हमारे अंदर हीमोग्लोबिन का काउंट ही बढ़ गया, इंक्रीज हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड में 15 की जगह 20 ग्राम हीमोग्लोबिन हो गया है। तो भले ही 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1 ml ऑक्सीजन से ही जुड़ रहा है लेकिन हीमोग्लोबिन ही ज्यादा है, तो फिर 100 ml ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी फिर से 20 ml हो जाएगी। सो दिस विल एक्चुअली इंक्रीज द कैरिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। समझ में आया क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज्यादा हो गया है। पहाड़ी लोग के गाल ज्यादा लाल लाल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा है। सो दिस विल इंक्रीज द O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब टिश्यू लेवल पे जो सप्लाई थी नॉर्मल हो जाएगी। तो इसकी वजह से देयर विल बी नाउ, यहाँ पे क्या होता है, फॉल इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड की वजह से हाइपोक्सिया हो गया था। हाइपोक्सिया मतलब समझे आप, लो O2 डिलीवरी एट टिश्यूज। यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मलाइजेशन ऑफ O2 डिलीवरी एट टिश्यू। जब टिश्यू पे ऑक्सीजन डिलीवरी नॉर्मलाइज हो गई है तो इसकी वजह से हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट भी फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। तो पहाड़ी लोगों के हार्ट रेट ब्रीदिंग रेट हमेशा थोड़ी बढ़े रहते हैं, और इसे हमने क्या कहा, एक्लेमेटाइजेशन एट हाई एल्टीट्यूड। एक्लेमेटाइजेशन मतलब समझे आप, थोड़े दिनों में आपका हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ जाएगा और ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो इस पे हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे थे, करें? तो भाई रामलाल को पहाड़ पर ले गए, फिर से सुने, रामलाल को रोहतांग पास पे ले गए और वहां उसको 1 महीना रखा। ठीक है, तो रामलाल को रोहतांग पास पे ले गए और उसे वहां 1 महीना रखा और उसके 4 वाइटल पैरामीटर्स का ग्राफ बनाया टाइम के साथ। ये 4 चीजें थी, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, आरबीसी काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट। लेकिन जो क्लर्क था वो लेबल करना भूल गया कि ग्राफ में कौन सी चीज हार्ट रेट है, कौन सी चीज ब्रीदिंग रेट है, कौन सी चीज आरबीसी काउंट है और कौन सी चीज डब्ल्यूबीसी काउंट है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज क्या है? मैं यहाँ पे चारों चीजें बना रहा हूं। चलो
ये 4 चीजें हैं। आपको बताना है हार्ट रेट कौन सी है, ब्रीदिंग रेट कौन सी है, आरबीसी काउंट कौन सी है और डब्ल्यूबीसी काउंट कौन सी है। पोल में बताएंगे। तो सबसे पहले बताइए कि इन चारों में से आरबीसी काउंट कौन सा है, आरबीसी काउंट कौन सा है, पोल में बताओ। आरबीसी काउंट ए है। क्यों? क्योंकि आरबीसी काउंट तुरंत नहीं बढ़ता है, वो थोड़े दिनों बाद बढ़ना शुरू होता है कि नहीं? आरबीसी काउंट तुरंत नहीं बढ़ता है, वो थोड़े दिनों बाद बढ़ना शुरू होता है। ठीक, अब बताओ डब्ल्यूबीसी काउंट कौन सा है, पोल में बताओ डब्ल्यूबीसी काउंट कौन सा है। सही जवाब, क्योंकि डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो तो इन्फेक्शन में बढ़ता है, नॉर्मली तो वो कांस्टेंट रहता है। अब बताओ हार्ट रेट कौन सा है। हार्ट रेट सी है दोस्तों, और ब्रीदिंग रेट डी है। बताओ क्यों? क्योंकि दोनों बढ़ते हैं और दोनों बाद में कम हो जाते हैं जब एक्लेमेटाइजेशन हो जाता है, यानी कि हमारी आरबीसी काउंट बढ़ जाती है तो ये दोनों कम हो जाते हैं। लेकिन हार्ट रेट ना ब्रीदिंग रेट से ज्यादा होता है, इसलिए ऊपर वाला हार्ट रेट है और नीचे वाला ब्रीदिंग रेट है। इसमें क्या था, आया समझ में? अब एक बहुत ही खतरनाक सा सवाल जो रह गया है वो कर लेते हैं, जो शुरू में पूछा गया था, और वो पूछा गया था क्लोराइड कंटेंट किसका ज्यादा होता है। मैंने कहा था इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है? पोल तो क्या तुम लोगों ने आंसर देख लिया होगा, मैं समझा देता हूं कि इसका जवाब जो है वो क्यों है। ये देखिए, अभी अभी मैंने आपको क्लोराइड शिफ्ट पढ़ाया था, टिश्यू लेवल और लंग्स। क्या आपको पता है टिश्यू लेवल पे क्या होता है? याद होगा, टिश्यू लेवल पे जो क्लोराइड है वो प्लाज्मा से आरबीसी में घुसती है। याद आया नहीं आया आपको? टिश्यू लेवल पे क्लोराइड प्लाज्मा से आरबीसी में घुस जाती है ना? यहाँ टिश्यू लेवल पे तो होता ही है, क्लोराइड प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर घुसती है। याद आया कि नहीं याद आ रहा? तो यहाँ पे भी क्लोराइड कहाँ है, आरबीसी के अंदर ज्यादा है। लेकिन लंग्स में क्या होता है बताओ? क्लोराइड फिर वापस बाहर निकल जाती है, कहाँ? आरबीसी से प्लाज्मा में। तो बेसिकली हुआ ये कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसके अंदर तो प्लाज्मा में क्लोराइड ज्यादा है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के आरबीसी में क्लोराइड ज्यादा है। क्योंकि जब ये ब्लड यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो क्लोराइड फिर बाहर निकलेगी, सोडियम के साथ जुड़ेगी ना, या फिर यहाँ पे अंदर घुस जाएगी पोटेशियम के साथ जुड़ने के लिए। तो इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के आरबीसी में क्लोराइड ज्यादा होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आरबीसी में क्लोराइड ज्यादा होती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के प्लाज्मा में क्लोराइड ज्यादा होती है। समझ में आया नहीं यार? मोर क्लोराइड इन प्लाज्मा ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे समझ में? तो इम्प्योर ब्लड के आरबीसी में क्लोराइड ज्यादा होगी, और प्योर ब्लड के, ये प्योर ब्लड है ना, तो प्योर ब्लड के, देखो इम्प्योर ब्लड के आरबीसी में क्लोराइड ज्यादा है और प्योर ब्लड के प्लाज्मा में। अब कर लो इस क्वेश्चन को, क्लोराइड कंटेंट ऑफ आरबीसी किस में ज्यादा होगा? क्वेश्चन है, क्लोराइड कंटेंट ऑफ आरबीसी विल बी हायर इन इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड कौन सा होता है? सिस्टमिक वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज। ये मेरा ही क्वेश्चन है, किसी के पिताजी भी इसको नहीं कर सकते। आपसे नहीं हुआ होगा कोई बात नहीं, जितने लोग पढ़ा रहे हैं कोई भी नहीं कर सकता, पर ये कॉन्सेप्चुअल था और किसी ने मेरा ही क्वेश्चन टिप के दे दिया, लेकिन समझा नहीं पाएंगे, समझाऊंगा मैं ही, या मेरा ही रिटन एक्सप्लेनेशन होगा तो आएगा आसान। तो समझ में आया आपको? इम्प्योर ब्लड तो इसमें ही है ना, सिस्टमिक वेन में और पल्मोनरी आर्टरी में। सिस्टमिक आर्टरीज में तो प्योर होता है और पल्मोनरी वेन में भी प्योर होता है। सिस्टमिक आर्टरी में प्योर और पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर, सिस्टमिक वेन में इम्प्योर और पल्मोनरी वेन में प्योर। तो एक ही आंसर बचा है इसमें, कौन सा वाला? ये वाला, इसमें दोनों ऑप्शन में इम्प्योर ब्लड है। कम्बैट में दिया था मैंने, ये सही कह रहा है अर्पित, मैंने क्वेश्चंस कम्बैट में डाले थे, वहीं से आया था ये। तो चलो भाई आज के लिए इतना काफी है।